वेलकम बैक। लिबिया के बाद क्या पाकिस्तान की बारी है या नहीं? लगता तो ऐसा ही है। जिस तरह से हम लोग पुतले जला रहे हैं, जिस तरह से हम लोग जुलूस कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग इमदादें लेके ज़ाती अकाउंट्स में डाली जा रहे हैं, कितनी देर तक वो हमें बर्दाश्त करेंगे? मुबशर साहब, ये जो रुझान है ये बड़ा खतरनाक है। इस जो रेजोल्यूशन ने सेट किया और फिर जिसको इंटरप्रेट किया, इसका मतलब है किसी भी मुल्क में आप एक अफसर जो लोग डेमोन्स्ट्रेट करें और हुकूमत अगर कोई कार्रवाई करे तो आप उस पर चढ़ दौड़ें। कजाफी साहब की ज्यादतियां अपनी जगह हैं और उनका यानी किसी ना किसी आवाम को कोई ना कोई पार्टिसिपेशन ना देना वो भी अपनी जगह है। लेकिन ये एक ऐसा रुझान है जिसके नतीजे में बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और किसी भी वक्त आप किसी हमारी बारी तो आती आती आएगी, लेकिन ईरान जो है उसको मिसाल दीजिए, क्योंकि वहां अपोजिशन जो है उसमें बहुत से लोग जेलों में हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है, उसकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो अब ये वहां एक ऐसी सिचुएशन खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है जो लीबिया में हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, जो सूरत हाल वहां पैदा है कि उनका ये कहना है, इल्जाम है अमेरिका का और नेटो फोर्सेस का कि यहां से लोग जाते हैं और उन पर हमलावर होते हैं या अल कायदा के लोग यहां छुपे हुए हैं। तो इनको बुनियाद बनाकर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दे। लेकिन फिलहाल इम्कान इसका कम यूं नजर आता है कि हमारी हुकूमत एक तो कोऑपरेटिव है अमेरिका के साथ, दूसरी बात यह कि हमारा एक खुला सिस्टम है और एक जो कुछ भी कहें हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहा है। तो इस लिहाज से मुझे इम्कानात तो कम नजर आते हैं, लेकिन रिस्क बहरहाल मौजूद है। आपको लगता है रिस्क? वैसे मेरा ख्याल है मुबशर, ये एक बड़ा डेंजरस क्राइटेरिया है कि आप एक मुल्क है, उस मुल्क में इंटरनल राइट हुआ है, इंटरनल इश्यूज हैं, यूएन फैसला करता है कि हम उसको अटैक करते हैं, वॉर जोन बनाते हैं उसको, वहाँ बम्बारमेंट करते हैं और एक तरह जो भी हुकूमत है उधर लेजिटिमेट हुकूमत है उसको हम हटाते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है? क्वेश्चन है कि या तो आप एक क्राइटेरिया ले डाउन करें और आप कहेंगे जी ये अगर हुआ तो यूएन रेजोल्यूशन पास कर सकती है और किसी मुल्क में भी जा सकती है। यहाँ लिबिया के केस में उन्होंने किया, बहरीन के केस में क्यों नहीं किया, मोरक्को में क्यों नहीं हो रहा? और इतने ममालिक हैं जहाँ श्रीलंका में नहीं हुआ था, श्रीलंका में नहीं हुआ था। तो ये एक मेरे ख्याल के मुताबिक, सूफी साहब एक्सपर्ट हैं इस पे, बट एक लेमैन तौर पे अगर आप सवाल पूछें तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या क्राइटेरिया था यूएन के पास कि वो लिबिया को इस तरह की रेजोल्यूशन पास। अहमद बिलाल सूफी साहब। हाँ, मेरे ख्याल ये सवाल सही उठा रहे हैं अली भी और शामी साहब जो बात कर रहे हैं उस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। ये गुज़िश्ता कुछ साल से ये बाकायदा एक एकेडमिक मुहिम शुरू की गई है दुनिया भर के लीगल स्कॉलर्स में, खासतौर पर इंटरनेशनल लॉ के जो फोरम्स हैं उस पर, कि एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को के साथ ये है कि जहां जहां सिचुएशन ऐसी बन जाए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, अफ्रीका को खासतौर पर एज ए केस स्टडी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और वहां पर उस एकेडमिक मूवमेंट में ये चीज शामिल साथ साथ चल रही है। तो इसका मतलब है ना कि अब इसका मतलब तो ये हुआ अहमर कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिफाइन करेगा कि कहां पे जुल्म हो रहा है और कहां पे जुल्म नहीं हो रहा, यानी अब उनकी डेफिनेशन काम करेगी ना। तो वही हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, मगर इसमें एक बात है, जो इस्लामिक दुनिया के जो मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ के स्कॉलर्स हैं वो इस डिबेट में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और ये डिबेट अभी फॉर्मेटिव स्टेज पर है। अहमद साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह एक सुओ मोटो एक्शन होता है। क्या इस सुओ मोटो एक्शन को लीगली किसी फोरम पे, किसी कोर्ट में, किसी अदालत में दुनिया भर में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द चार्टर है उसी में आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट बात शामी साहब ने की, मैं उस तरफ जाना चाह रहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे कबायली इलाकों के इश्यूज हैं उनमें क्या इस तरह के ये इन्वोक हो सकता है कि नहीं। वहाँ एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है। वो फीचर ये है कि लिबिया में जो आप देख रहे हैं मामला, उसमें यह है कि हुकूमत के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं, स्टेट या रियासत के खिलाफ लोग नहीं उठ खड़े हुए। रियासत से उनकी लॉयल्टी और एलिजेंस अभी भी इंटैक्ट है, वो हुकूमत की पॉलिसी से नाखुश हैं, उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जहां पर आप कबायली इलाकों में देखते हैं, खासतौर पर फाटा वगैरह के इलाकों में जो वॉर एक्शन हुआ है, उसमें आप देखते हैं कि वहां के जो रहने वाले हैं या वहां पे जो लोग हैं, शरपसंद हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उन्होंने स्टेट से भी अपनी लॉयल्टी को विदड्रॉ किया और वो अपना निजाम। सो वहां का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ और वहां ह्यूमन राइट्स की वो मैं देखता हूं इस पे शामी साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल उठ रहा है। सॉरी अमर साहब, मैं एक आगे बढ़ाना है इसको कि कद्दाफी जो है वो इत्तेहादी फौजों का तो मुकाबला नहीं कर सकते
जो बागी हैं वो कदाफी की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी? हाँ, एक लंबी लड़ाई भी हो सकती है मुबशर। असल बात यह है कि जो उसकी ताकत है ना फौजी, उसको अटैक कर रहे हैं ताकि तैयारे तबाह हो जाएं, टैंक तबाह हो जाएं, और वो फौज जो है उनकी वो हरकत ना कर सके। आप उसके बाद अगर बागियों में ताकत होगी तो फिर वो काबिज हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि वहां अब जमीनी फौज नहीं जा रही, क्योंकि जमीनी फौज को भेजने की बात नहीं कर रहे कोई भी, और ना वो कर सकते हैं, ये जरूरत उनको नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में कदाफी की कमर तोड़ने के ओहो, बाद बड़ा सिंपल है ना। इसका मतलब हुआ कि अगले मुल्क में इतनी बर्बादी मचा दो और फिर वापस चले जाओ। उनका तेल जो है उसको इनफेक्टिव कर दो, अपना कंट्रोल ऊपर आ गया। बस ये हो रहा है। और देखिए जैसे उन्होंने ट्रुप्स भेजे थे ना इराक में, नहीं उसको रिपीट नहीं कर रहे, वहां सिर्फ एयर अटैक हो रहा है, और उनके टैंक हैं, उनकी इंस्टॉलेशन है। बल्कि अब तो ये भी हुआ उनका जो महल है जहां वो रहते हैं हजरत कदाफी, उसको भी निशाना बनाया है। तो ये उनका ख्याल ये है कि उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि वो एक लेम डक बन जाए, कदाफी अगर जिंदा भी रहे तो, और हरकत ना कर सके। मैं ख्याल एक और अनफॉर्चुनेट बात ये लगती है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है OIC जी, और वो आप देखें कि कितनी बेबस है, और वो इस चीज़ को आगे लेके नहीं जा रही। इन बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज़ ये एक इशू बना हुआ है, वहाँ एक आवाज़ उठे और वहाँ एक प्रोसीजर ले डाउन किया जाए, और उनके पास इनफ पावर है कि वो अपना खुद ही रीजनल कंट्रोल कर क्या लें। पावर है उनके पास? पूरी OIC मिलकर डॉलर से तो डीलिंग नहीं कर सकती, यूरो के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर सकती, पावर कहां से आ गई? वो भी नहीं कर सकते। लेकिन अली अब देखें आप उसमें इराक में कुछ नहीं कर सके, और क्योंकि सद्दाम हुसैन से भी बाकियों के ताल्लुकात खराब थे और कजाफी से भी ताल्लुकात खराब है, तो अब उसकी वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये आग दूसरों को भी जला सकती है। असल मसला ये है, यानी कई लोग आज खुश हो रहे होंगे तो कल वहां भी ये कार्रवाई हो सकती है। जहां जहां अमेरिका ये समझे कि उसके मफादात को खतरा लाक है और कंसेंसस उस पर क्रिएट करे और चढ़ जाए। प्रॉब्लम यही है ना शामी साहब, अगर मुझसे अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए तो फिर आप तो मेरे से ताल्लुक नहीं रखेंगे ना। यहाँ पे ये भी तो डर है ना कि यार बाकी मेरे से आका ना नाराज हो जाएं, कि जब चुदराटे खतरे में पड़ जाएं। सिक्योरिटी काउंसिल का कंसेंसस भी चाहिए ना, और पाकिस्तान के मामले में शायद ये मुमकिन ना हो सके, क्योंकि चीन जो है वो भी एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। अमर बिलाल सूफी, मशरक वस्ता में जो कुछ हो रहा है, क्या ये कोई एक ऑफ द कफ एकदम से स्पर ऑफ द मोमेंट पे कोई इनकलाब शुरू हो गया, या किसी ग्रेट गेम का नतीजा नजर आ रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अब रीडिफाइन करना है, कुछ मुल्कों को उनको जोग्राफिकली भी रीएडजस्ट करना है, रीएडलाइन करना है? देखिए, मैं आपको इसका सिर्फ लीगल हवाले से ही जवाब दे सकता हूं। एक चीज बड़ी क्लियर है, सरहदों को रीड्रॉ नहीं किया जा सकता आफ्टर द UN चार्टर फ्रेमवर्क। जो चेंज अगर लाना होगा फ्रॉम विद इन लाना होगा। उस विद इन को लाने के लिए जो लीगल मूव्स की जा रही हैं, अगर आप उन लीगल मूव्स को गौर से देखें, यूनाइटेड नेशन जो मुख्तलिफ अमर साहब, अगर ये होता तो मुझे बताएं कि बॉस्निया और सरायेवो कैसे अलग हो गए? जी, वो तो यूगोस्लाविया कैसे डिवाइड हो गया? फ्रॉम वो UN चार्टर के उस रेजोल्यूशन के बाद ही हुआ था ना। मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं, आपको क्लियर कर दूं कि इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं। इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में आप किसी मुल्क की सरहदों को चेंज नहीं कर सकते, उसको कब्जा नहीं कर सकते। अगर फ्रॉम विद इन वो डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर वो सेक्शन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। पाकिस्तान को तो किया गया ना, ईस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ था इन्वेजन के। कौन सा जी? सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बना था। हाँ, वो अगेन, लेकिन विद इन द कंट्री आप उसको सब सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। रशिया था, इन्वेजन तो हुई है ना जी, एक्सटर्नल विद इन था, नहीं, एक्सटर्नल इन्वेजन की हुई है। वो इन्वेजन जब इंडिया ने की थी, उन्होंने आर्गुमेंट रेज किया था ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। उस वक्त वो आर्गुमेंट रिजेक्ट हो गया था 1971 में सिक्योरिटी काउंसिल में। रिजेक्ट हुआ, लेकिन वो आर्गुमेंट फिर एकेडमिक्स ने पिकअप कर लिया था। इसका मतलब तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी फैसले हैं उससे उसकी अपनी साख मुतासर होना शुरू हो गई है। जब एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो अमर बिलाल सूफी भी हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर अली जफर बताएंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्या किया बोगस वोटों के हवाले से, और मुजीबर रहमान शामी साहब भी हैं। लेकिन ये बोगस वोटों का मसला बहुत ऊपर तक पहुंच गया। आपको इसकी तफसीलात में बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक।